बहू, ये तेरे ससुर की दवाई का पर्चा है। जब रोहित आए तो यह पर्चा उसे दे देना। वो रात को लेट आता है और सुबह को ऑफिस जल्दी निकल जाता है। हमारी बात सुनने का उसके पास समय ही नहीं है। यशोदा जी अपनी बहू के हाथों में दवाई का पर्चा थमाते हुए बोली। माँ जी, अब क्या आपका बेटा ऑफिस का काम छोड़कर आपके पास ही बैठा रहे श्रवण कुमार की तरह? और दूसरी बात दवाई की तो सुनिए। जब से तुम दोनों इस घर में आए हो उसी दिन से तुम दोनों ने हमें कंगाल कर दिया है। हमारे भी बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में भी हमें सोचना है। एक तो शहर में इतना खर्चा, फ्लैट भी अपना नहीं है, किराए पर रहते हैं हम लोग, और ऊपर से आप दोनों भी हमारी छाती पर मूंग दलने आ गए। रश्मि चिल्लाते हुए बोली। रश्मि लगातार यशोदा जी को जलील किए जा रही थी। बहू की ऐसी खरी खोटी सुनकर यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यशोदा जी के चेहरे को देखकर रामप्रसाद जी बोले, देखा यशोदा अपनी बहू के तेवर? क्या हुआ जी? यशोदा जी अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। रहने दो यशोदा, यह आंसू मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन बहरा नहीं हुआ हूँ। बहू तुम्हें कैसे जलील कर रही थी यह मैं सब सुन रहा था। आज रोहित से बात करनी ही पड़ेगी। रामप्रसाद जी गहरी सांस लेकर बोले, नहीं नहीं जी, रोहित से कुछ मत कहना इस बारे में, वरना बहू गुस्सा करेगी और फिर रोहित भी हमें ही चार बातें सुना देगा। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि तभी रश्मि वहां आई और यशोदा जी से बोली, माँ जी आपसे कितनी बार कहा है, आप नहा कर बाथरूम में कपड़े छोड़ देती हैं, क्या इन्हें धोने के लिए यहाँ पर नौकर लगे हैं? बहू मैं भूल गई थी, मैं अपने कपड़े खुद धो लूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो 2 जोड़ी कपड़े मेरे भी पड़े हैं बाथरूम में, वह भी धोकर डाल देना। मुझे किट्टी पार्टी के लिए देर हो रही है, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बहू यह तू क्या बोल रही है? तू मुझसे अपने कपड़े धुलवाएगी? यशोदा जी बड़ी ही हैरानी से बोली। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है माँ जी? अब आपको शहर के मज़े लेने हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। रश्मि टेढ़ी भौं करते हुए बोली। तो यशोदा जी बहू के चेहरे को देखती ही रह गई। ठीक है माँ जी, मैं चली, सारा काम अच्छे से संभाल लेना घर का, कहकर रश्मि किट्टी पार्टी मनाने चली गई। यशोदा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। अजी मैं तो बस यही सोच कर यहाँ आपको लेकर आई थी कि बेटा आपका शहर में अच्छे से अच्छा इलाज करवाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ आकर हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। अगले दिन संडे था, रोहित की भी छुट्टी थी। यशोदा जी को उठने में थोड़ी देर हो गई तो रश्मि उनके कमरे में जाकर उन पर चिल्लाने लगी। माँ जी, मैं वहाँ सुबह से किचन में लगी हूँ और आप यहाँ आराम फरमा रही हैं। जल्दी से चारपाई छोड़ दीजिए और जाकर किचन में बर्तन साफ कीजिए। रश्मि उनकी तरफ घूरते हुए बोली तो यशोदा जी चुपचाप रसोई में चली गई और बर्तन साफ करने लगी। कई दिन से पत्नी के साथ इस तरह के व्यवहार को होते देख रामप्रसाद जी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज वह अपने बेटे से बोल ही पड़े, रोहित बेटा, हम तो यहाँ यह सोचकर आए थे कि कुछ दिन शहर में बेटे के साथ आराम से रहेंगे और अपना इलाज भी अच्छे से डॉक्टर के पास करा लेंगे, लेकिन यहाँ आकर तो तेरी पत्नी ने तेरी माँ को बिल्कुल नौकरानी बना दिया है। तो पिताजी कौन सी आफत आ गई अगर माँ रश्मि के साथ घर में काम करवा लेगी तो? और वैसे भी शहर में कितने खर्चे होते हैं यह आप लोगों को नहीं पता है। आप तो बस मुंह उठाकर यहाँ चले आए। अरे कम से कम एक बार मुझसे फ़ोन करके पूछ तो लेते। यहाँ तो अपने ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं और ऊपर से आप लोग भी सर पर आकर बैठ गए। रोहित झुंझलाते हुए बोला। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रामप्रसाद जी और यशोदा जी का कलेजा छलनी हो गया। अब तक तो उन्होंने बहू के मुंह से ही यह सब सुना था, लेकिन आज बेटे ने भी वही बात बोल दी जो बहू ने कही थी। यशोदा जी बेटे के घर बहुत खुश होकर आई थी, लेकिन अब उन्हें एक एक दिन काटना भारी हो रहा था। दिन पर दिन रश्मि और रोहित का व्यवहार रामप्रसाद जी और यशोदा जी के प्रति बिल्कुल अपमानजनक होता जा रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब रश्मि रामप्रसाद जी और यशोदा जी को भली बुरी ना कहती हो। एक दिन यशोदा जी छत पर कपड़े सुखाकर नीचे आ रही थी। अचानक सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया। हे भगवान, इन लोगों ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। एक ना एक खर्चा बढ़ाने पर ही लगे रहते हैं।
अब ये बुढ़िया टांग तुड़वाकर बिस्तर पर बैठ गई। रश्मि जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। राम प्रसाद जी और यशोदा जी सब सुन रहे थे। अगले दिन राम प्रसाद जी बेटे से बोले, बेटे तेरी माँ के पैर में फ्रैक्चर ज़्यादा ही है, एक बार डॉक्टर को तो दिखा लो, पैर का मामला है। बाबूजी हल्का फुल्का फ्रैक्चर है, यह अपने आप ठीक हो जाएगा, फालतू के खर्चे मत बताओ, कहकर रोहित ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ देर बाद रश्मि यशोदा जी से बोली, माँ जी अब क्या पूरे दिन बिस्तर पर ही लेटी रहोगी? थोड़ा बहुत काम करती रहोगी तो यह पैर भी जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना तो जंग लग जाएगा। बहू अभी पैर में दर्द है तो काम कैसे करूँगी? बस बस ज़्यादा बहानेबाजी मत बनाओ, यह सब काम करने के बहाने हैं आपके। बहू की बातें सुनकर यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वह खुशी खुशी बेटे के घर शहर आई थी। अगले दिन राम प्रसाद जी बेटे से बोले, बेटा तू हमें हमारे गांव छुड़वा दे, हम यहाँ अब और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहते, और ना ही मैं तेरी माँ को इस तरह नौकरानी की तरह काम करने दूंगा। राम प्रसाद जी गुस्से में बोले, बाबूजी ना तो मैं आपको लाया था और ना ही मैं आपको छोड़कर आने का खर्चा करूंगा। आप दोनों को जाना है तो आप खुद जाइए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको छोड़कर आने की। कोई बात नहीं बेटा, मैं और तेरी माँ खुद ही चले जाएंगे, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, अब तेरा और हमारा कोई संबंध नहीं है। इस 1 महीने में जो तूने हमें दिया है उसे हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। हम लोग आज ही गांव चले जाएंगे, हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, कभी गांव की तरफ मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि आज से अभी से हमने तुझसे अपने सारे संबंध तोड़ दिए हैं, कहकर राम प्रसाद जी अपना सामान और पत्नी को लेकर गांव आ गए। कुछ दिन बाद राम प्रसाद जी ने अपनी वसीयत तैयार करवाई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को अपने मकान और जायदाद से बेदखल कर दिया। यह बात उन्होंने न्यूज़पेपर में भी छपवा दी। जब एक दिन बेटे और बहू को इस बारे में पता चला तो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित और रश्मि ने 1 मिनट भी नहीं लगाई गांव पहुंचने में। बाबूजी यह सब क्या है और यह अखबार में किस तरह की खबर छपवाई है आपने? आप मुझे अपनी वसीयत से बेदखल नहीं कर सकते, कहते हुए रोहित ने अपने बाबूजी की गिरबान पकड़ ली। यह देखकर यशोदा जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने एक जोरदार तमाचा बेटे के गाल पर रख दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? हमारे ही घर में आकर हम पर ही हावी हो रहे हो तुम दोनों। अब तुम्हारा इस घर पर और हम पर कोई अधिकार नहीं है। जब तुम लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो हम लोग ही क्यों अपना सब कुछ तुम्हें दे दे, जो हमने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया है। यशोदा जी ऊंची आवाज में बोली, माँ जी हक तो हम अपना लेकर ही रहेंगे। रश्मि यशोदा जी को धक्का देते हुए बोली तो राम प्रसाद जी ने एक जोरदार तमाचा बहू के गाल पर रख दिया। एक थप्पड़ से ही रश्मि का गाल तिलमिला उठा। निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फ़ोन मिलाकर जेल की चक्की पिसवा दूंगा। राम प्रसाद जी की लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देखकर बेटे और बहू के होश उड़ गए। फिर राम प्रसाद जी ने बेटे और बहू का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, जो बेटा और बहू माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर सकते, उनका माता पिता की वसीयत पर भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सभी बेटे और बहू रश्मि और रोहित की तरह ही नहीं होते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो माँ बाप की निस्वार्थ सेवा करते हैं और उनके चरणों में ही स्वर्ग मानते हैं। जो बेटे और बहू ऐसे होते हैं वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होते। उनके साथ हमेशा माता पिता का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।